नमस्कार, डीएनए न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहने का एक रिकॉर्ड बनाया है। 15 साल और कुछ दिन रहने वाले वे एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो इतनी लंबी कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उनके चौथी पारी के 2 साल पूरे होने की। आज ही से 2 साल पहले कमलनाथ की सरकार को अपदस्थ कर शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और उनके कार्यकाल को आज पूरे 2 साल हो रहे हैं। इन दोनों उन्होंने एक नया अवतार लिया है। मध्य प्रदेश में मामा के रूप में विख्यात हो चुके शिवराज ने अब अपने आप को बुलडोजर मामा घोषित कर दिया है और जिस तरह से अपराधियों पर, माफियाओं पर उनका बुलडोजर चल रहा है, उसके बाद ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं वो योगी की कार्यशैली से भी प्रभावित है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बुलडोजर जो है एक शुभंकर के रूप में स्थापित हो चुका है। बुलडोजर के नाम पर उत्तर प्रदेश में वोट मांगे और चुनाव जीत हासिल की और चूंकि 2023 में मध्य प्रदेश में भी चुनाव होंगे, तब मामा की एक करुणा भरी छवि और बुलडोजर के साथ उनकी दबंग छवि निश्चित रूप से जीत का संयोग बना सकती है। 2 साल शिवराज सरकार के कैसे रहे और शिवराज सरकार की चुनौतियां क्या हैं जिनसे उन्हें पार पाना है, इन्हीं कुछ तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश के 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। सतीश जोशी पूर्व अध्यक्ष रहे इंदौर प्रेस क्लब के, बहुत सारे अखबारों में काम किया है, बहुत सारे अखबारों के लिए लेखन करते हैं और लंबा अनुभव है उन्हें मध्य प्रदेश की सियासत देखने का, मध्य प्रदेश की राजनीति देखने का। हमारी दूसरी मेहमान है जयश्री पिंगले, टीवी पत्रकार हैं, प्रिंट पत्रकार रह चुकी हैं। लंबे समय से वो राजनीतिक गतिविधियों को देखती आ रही हैं, पूरे देश भर में पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सतीश जोशी जी, आपने प्रकाश चंद्र सेठी और श्यामाचरण शुक्ल से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं और बहुत सारे मुख्यमंत्रियों से आपकी नज़दीकी का मैं गवाह रहा हूँ। अर्जुन सिंह जी हों, मोतीलाल जी वोरा हों, दिग्विजय सिंह जी हों, इन सब से आपकी एक नज़दीकी रही है। इन तमाम बड़े दिग्गज मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी, श्यामाचरण शुक्ल, अर्जुन सिंह जी और दिग्विजय सिंह, इन सब में आप शिवराज सिंह को कैसा पाते हैं? अर्जुन सिंह जी की मुख्यमंत्री के रूप में सख्त छवि थी और सुंदरलाल पटवा समन्वयकारी राजनीति के पक्षधर थे और जिनकी विपक्ष से भी अच्छे संबंध थे। शिवराज सिंह इन दोनों की ये कहेंगे कि इन दोनों की छवि उनमें दिखाई देती है। सख्त छवि उनकी कभी कभी कम दिखाई देती थी, लेकिन अभी जो बुलडोजर मामा के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे माफियाओं पर सख्त कार्रवाई तो पिछले कार्यकाल में भी कर चुके हैं, पर इस बार उन्होंने जो बुलडोजर मामा के रूप में अपनी छवि बनाने का प्रयास किया है। कल 3 स्थानों पर बुलडोजर चले और तीनों वो स्थान है जहाँ उन्होंने महिलाओं के साथ अपराध करने वाले लोगों पे, श्योपुर में, शिवनी में और शहडोल में। मैं वहीं आ रहा था कि लाडली लक्ष्मी योजना से उन्होंने अपनी एक छवि महिलाओं के बीच में, लड़कियों के बीच में ऐसी बनाई थी, जो ऐसी संवेदनशील सरकार है जो प्रदेश की आधी आबादी के साथ करुणा के साथ, संवेदना के साथ जुड़ी हुई है और उनके प्रति अपराध करने वालों के साथ सख्त हो सकती है। ये पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिला है। तो मैं मानूंगा कि इन 2 सालों में अभी जो उनकी सत्ता खोने के बाद में जो कमियां लोगों में नजर आ रही थी वो इससे दूर होगी। जैसे जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर को अपना जो है वो शुभंकर बना लिया है? योगी जी ने बुलडोजर चला के जीता और अखिलेश ने मजाक में और व्यंग में उनको कहा था कि ये बुलडोजर बाबा है और उसी को उन्होंने अपना टैगलाइन बना ली कि हम बुलडोजर बाबा हैं। तो क्या बुलडोजर मामा, बाबा के बाद बुलडोजर मामा, मध्य प्रदेश में भी वही इतिहास दोहराएगा जो उत्तर प्रदेश में योगी ने दोहराया था? जी, कुल मिलाकर बात यह है कि माना ये जाता है कि अभी तक शिवराज सिंह जी का जो पिछला टेन्योर हमने लगातार देखा है, उसमें ऐसा लगता था कि जो एक परसेप्शन बना वो ये बना कि वो ज़्यादातर एक माइल्ड, एक सॉफ्ट हार्टेड और इस तरह की उनकी वर्किंग रही है और उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाने की बजाय लोगों के साथ उनकी जो नरमी है, महिलाओं के प्रति उनका जो एक करुणा और संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में सामने आया, इस तरह का था और वो इफेक्टिव और जो दबंग और जो आज की दरकार है। और देखिए, सारा ज़माना सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया की रेटिंग का है, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, तो उसके लिए जो
जिस तरह का एक प्रोजेक्शन होना चाहिए इमेज और अब का। वो कह भी रहे हैं कि जमीन में गाड़ दूंगा, मध्य जी। प्रदेश छोड़ के चले जाना, जी, तो वो जो रहने एक, नहीं दूंगा। इस किस्म का जो, और दूसरा क्या है कि देखिए वो मुझे लगता है कि जो दीवार फिल्म वाला मामला है ना, एंग्री यंग मैन, बहुत पॉपुलैरिटी का भी मामला होता है, जो टीआरपी और जो भी तमाम चीज़ें हैं उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्टेब्लिश करता है। तो वही पॉलिटिक्स में भी वही तमाम चीज़ें। तो योगी जी की भी अपन बात कर रहे हैं, अगर कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो उनकी भी एक लोकप्रियता का वो आधार रहा है। तो लगता है कि शिवराज जी भी उसी लाइन पर चलते हुए या उसी चीज़ पर जब शिवराज मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश में, तब बहुत सारी चुनौतियां थीं, लेकिन शिवराज ने अपने व्यवहार से समन्वय की राजनीति स्थापित करके, केंद्र का विश्वास हासिल करके, उस समय आडवाणी जी, अटल जी का विश्वास हासिल करना, और फिर बाद में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, जो नई भाजपा आई, भाजपा में जो नए संस्कार आए उसकी को भी आत्मसात करना, और एक समन्वय के साथ वो सरकार चलाते रहे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पार्टी में वो निर्विवादित नेता हो गए, अब उनको कोई चुनौती नहीं है। हालांकि कुछ सीएम इन वेटिंग हैं, उमा भारती को कह लें, नरोत्तम मिश्रा को कह लें, या नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, नाम उछलते रहते हैं मीडिया में, लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली के साथ उनका एक ऐसा तारतम्य बैठ गया है, मोदी जी और शाह साहब की जोड़ी के साथ, कि यहाँ मध्य प्रदेश में भाजपा में उन्हें कोई चुनौती नहीं है। शिवराज सिंह का छात्र जीवन से ही, मतलब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में काम करते हुए, जब विद्यार्थी परिषद के लिए काम करते थे, और जब दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय प्रोग्राम के लिए वो बौद्धिक देने जाते थे पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में, तब से लेकर अब तक मुख्यमंत्री बनने तक उनकी जो समन्वयकारी छवि है वही सबके सामने आई है। प्रशासनिक छवि, जैसा कि अभी जयश्री ने बताया, कि वो सख्त छवि उनकी नहीं बन पाई थी। वो एक उदार मना, संवेदनशील, प्रशासन की दृष्टि से उदार व्यक्ति, लेकिन पहली बार जब उन्होंने अब ये शक्ति दिखाई है 3 दिन से, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो प्रशासन में पारदर्शिता आएगी, और जहां योजनाओं को नीचे तक जाने में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो मेरे ख्याल से अगले 1 साल में जो चुनौती है, 2023 तक जो मिशन उनका है, उसको पार पाने में उनको ये 1 साल इसी में लगाना चाहिए, और सख्त प्रशासन की छवि जो है वो और तेज़ी से बढ़ानी चाहिए। जैसे जब चौथी बार मुख्यमंत्री बने 2 साल पहले, तो सिंधिया जी की सहायता से, सिंधिया जी की मदद से ये सरकार बनी, और सिंधिया जी के बहुत सारे विधायक साथ में आए। उपचुनाव कराना था, 28 उपचुनाव कराना थे मध्य प्रदेश में, और सिंधिया जी को साथ लेकर चलना था, संतुलन बनाना था, सिंधिया के लोग समायोजित करने थे, सरकार में भी, संगठन में भी। ये एक बहुत बड़ा एसिड टेस्ट था शिवराज के लिए। क्या उसमें शिवराज जी कामयाब हुए, और अब कैसा बैलेंस है सिंधिया और शिवराज के बीच में? बहुत ज़बरदस्त मुझे लगता है कि अगर शिवराज जी की जगह कोई और होता, शिवराज सिंह की जगह, तो वो ये काम नहीं कर पाता जो वो कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जितने भी ज्योतिरादित्य के करीबी हैं, बहुत करीबी मंत्री हैं या करीबी समर्थक हैं, उनके लिए जितना महत्व वो महाराष्ट्र को देते हैं अपने, उतना ही अहमियत है। तुलसी सिलावट जी को देख लीजिए, उनकी जो एक केमिस्ट्री है शिवराज जी के साथ में, वो बहुत ज़बरदस्त है, और ये शिवराज जी ही कर सकते थे कि किसी व्यक्ति को अपना बना लेना, किसी के साथ इस तरह से शामिल हो जाना। और उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को जो महत्व दिया है, जो अहमियत दी है ना, इंदौर के मामले में जो लगातार हम देखते रहे कि तुलसी सिलावट को वो हर मामले में अहमियत देते हैं या देते रहे हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त ट्यूनिंग रहा उनका, और वो उन्होंने बहुत कामयाबी के साथ और एक केमिस्ट्री बन गई शिवराज ने। तो बीजेपी की तो टैगलाइन थी कि माफ़ करो महाराज, हमारे तो शिवराज। अब जो है शिवराज और महाराज दोनों मिलकर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज भी देखिए, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ने के बाद में जब, और शिवराज के मुख्यमंत्री बनने के पहले की जब वो कुछ दिन थे, उन दिनों में आप देखिए लगातार शिवराज जो हैं वो लगातार महाराष्ट्र के यहाँ जाते रहे, हम लगातार खबरें सुनते रहे वो तमाम चीज़ों की। तो किसी के साथ मतलब इतनी ज़बरदस्त तरीके से आत्मीयता के साथ, और जिस तरह से वो चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, जिस तरह से संबंधों को वो मजबूती दे देते हैं, वो अकेले शिवराज की। और दूसरा एक बार उनकी पर्सनालिटी की खूबी है कि बहुत अहम नहीं है उनमें, उनका जो सहज मना भाव है वो उनको बहुत कुछ, उनकी सहजता, सरलता, उनकी वो यूएसपी है। और उनकी वो जो बात है, अपने अहम और अपने ईगो को अलग रखकर जिस तरह से वो लोगों से मिलते हैं, और ख़ास तौर पे अपोजिशंस में भी उनकी जो जिस तरह से जेलिंग होती है वो बहुत कमाल की होती है। देखिए, अगर हम पंजाब की बात करें तो 5 साल में जो है वो एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की सरकार की वहाँ आ गई।
दूसरी जगह भी कई जगह पे आजकल सत्ता विरोधी लहर 4-5 साल में आ जाती है, लेकिन शिवराज जी लगातार 3 बार चुनाव जीते। चौथी बार में 1, 2, 5, 7 सीटों से वो पीछे रह गई बीजेपी, और फिर वो चौथी बार हैं। तो ये राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि भाई आप जब बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहते हैं तो सत्ता विरोधी रुझान हो जाता है, लेकिन शिवराज की एक खूबी तो जयश्री ने बताया कि वो सहज है, सरल है, और लगते ही नहीं कि वो मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी के व्यक्ति लगते हैं, मामा लगते हैं, इसलिए शायद। लेकिन इसके अलावा जोशी जी, मैंने कहा कि आपने बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे, वो क्या वजह है कि इतना साल काम करने के बाद, 15 साल और कुछ 20-22 दिन काम करने के बाद भी शिवराज जो हैं उनके खिलाफ वो रुझान सत्ता विरोधी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो क्यों? उसका एक बात कारण ये है कि वो मास लीडर हैं। वो आदिवासियों में जाते हैं तो उनकी तरह बात करने लगते हैं। जैसे निमाड़ में जाएंगे तो वो निमाड़ के लोगों के साथ सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, उनकी भाषा में बात करने लगते हैं, सहज लोगों से मिलते हैं, भीड़ में चले जाते हैं, महिलाओं से मिलते हैं। अभी भगोरिया में नाच रहे थे, भगोरिया में नाच रहे थे जैसे। पर वो युवकों में जाएंगे तो वो वैसी बात करते हैं, यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम में जाएंगे तो वो वैसी बात करते हैं। वो कुल मिला के किन लोगों के बीच जा रहे हैं, किन से संवाद कर रहे हैं, किन से संपर्क कर रहे हैं, वो उनकी भाषा में उनके लोगों के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी चुनावी सभा हो चाहे कार्यक्रमों की सभा हो, वो कन्विंस कराने का पावर बहुत है उनके पास। वो अपनी बात कहते हैं तो लोग उसको समझते हैं और लोगों को लगता है कि ये सही कह रहे हैं। जैसे जी अक्सर ये देखा जाता था और कांग्रेस में तो बहुत देखा गया कि संगठन और सरकार में कभी पटरी नहीं बैठी। अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, श्यामाचरण शुक्ल अध्यक्ष बन गए थे तो झगड़े हुए। बोरा जी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन सिंह जी संगठन बन गए तो झगड़े हुए। पंजाब ताज़ा उदाहरण है कि नवजोत सिद्धू अध्यक्ष थे और कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे, रोज़ झगड़े होते थे। बाद में ये नए अध्यक्ष बन गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे चन्नी, और सिद्धू साहब उनको बेवकूफ़ ठहरा रहे थे। लेकिन भाजपा में भी प्रभात झा रहे हों या बी डी शर्मा रहे हों या विक्रम वर्मा जी रहे हों, कोई भी रहा हो, तो सत्ता और सरकार के बीच में तालमेल बिठाने में मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। वो कभी भी उन्होंने संगठन की उपेक्षा नहीं होने दी। उन्होंने हमेशा ऐसा रखा, चाहे वो सुहास भगत जी हों, हितानंद जी हों या माखन सिंह जी हों, कप्तान सिंह जी हों, सबके साथ उनका तालमेल बराबर बना रहा। ये एक बड़ी वजह है कि वो 15 साल तक खींच ले गए अपनी पारी को। जी बिल्कुल। देखिए, मैं अभी 2 साल का जो उनका टेन्योर है, इस पर मैं खास तौर पे कंसंट्रेट करना चाहूँगी, फोकस करना चाहूँगी। इस बार उन्होंने एक मुख्यमंत्री रहते हुए भी इस अवधारणा को, इस परसेप्शन को मजबूती के साथ फैलने दिया कि ये जो सरकार है, ये संगठन के समन्वय के साथ की सरकार है। जो भी काम हुए हैं मध्य प्रदेश में इन 2 सालों में, उन्होंने उसका एहसास करवाया। और आप देखिए तमाम पॉलिटिकल पोस्टिंग्स जो हुई अभी लगातार, उसमें आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि संघ से जुड़े हुए भाजपा के वरिष्ठ लोगों को जिस तरह से उन्होंने अहमियत दी, और अपना पर्सनल एजेंडा, अपने पर्सनल समर्थकों को साइडलाइन रखकर उन्होंने और सिंधिया समर्थकों को बड़ी तादाद में, जो हार गए थे चुनाव, उनको भी बड़ी तादाद में पोस्टिंग दी गई। ये जो उन्होंने एक माहौल को बनाया, और जिस तरह से उनकी सहजता की मीडिया में जो भी खबरें आए कि उनका पार्टी अध्यक्ष के साथ क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है, आप देखेंगे चौथे दिन पता चलेगा कि वो या तो उनके यहाँ भोजन पे या उनके यहाँ भोजन पर है। तो उनका जो एक समन्वय का भाव है और एक माहौल को बहुत हल्का फुल्का बनाने का उनका जो अंदाज है, वो बहुत ज़बरदस्त है। और शिवराज अल्टीमेट लीडर है, मतलब उनकी कोई अनपैरेलल है, वो उनकी कोई जोड़ और अभी जब से ये दूसरी बार से जब अगर वो मुख्यमंत्री बने, जो ये इस चौथी बार में, उसमें तो मुझे लग रहा है जोशी जी कि वो एक तरह से फायर फाइटर के रूप में सामने आ रहे हैं। पहले कोरोना आए उसी दिन, जिस दिन उन्होंने शपथ ली 23 मार्च 2020 को, शपथ लेते ही उन्होंने कोरोना संबंधी एक मीटिंग की मंत्रालय में। उसके बाद लगातार जो है वो कोरोना का कार्यकाल रहा, दूसरी परेशानियाँ आती रहीं, और एक फायर फाइटर के रूप में उन्होंने अपने आप को, या हम जिसको कहना चाहिए कि संकट मोचक के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कोरोना महामारी के दौरान उनको भी 2 बार कोरोना हुआ, लेकिन अस्पताल से जिस तरह से उन्होंने मीटिंगें ली, लोगों से समन्वय किया, वर्चुअल मीटिंग की, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, उसमें क्या अवरोध आ रहे हैं, क्या व्यवधान आ रहे हैं, उन सबको दूर करना, समन्वय करना, अधिकारियों से बात करना, सुरक्षा के सारे एहतियात को लेना। इसके अलावा उन्होंने उन लोगों को जो कोरोना योद्धा थे, उन लोगों के साथ संपर्क किया, संवाद किया, उनके मनोबल को बढ़ाया। थोड़े से दिनों को अगर अपन देख लें, जबकि बहुत ही पीक पे था कोरोना, बाकी दिनों में कोरोना महामारी से लड़ने में ये सरकार सक्षम रही है।
और ये और खासकर कि- वैक्सीनेशन कराने में बहुत वैक्सीनेशन बहुत कराने। अच्छा काम किया। और दूसरा सबसे अच्छी बात ये कि 2 साल में उनकी छवि एक पारदर्शी सरकार की बनी है। यशी जी, आपने तो आडवाणी जी के साथ काफ़ी काम किया है, उनको बहुत नज़दीक से देखा है। शुरुआत में ये परसेप्शन था कि शिवराज जी जो है वो आडवाणी जी के व्यक्ति हैं और आडवाणी जी के बहुत विश्वसनीय हैं, लेकिन बाद में जब मोदी युग आया तो शिवराज जी की मोदी जी के साथ भी बहुत ही तारतम्य बन गया, वही केमिस्ट्री बन गई उनकी दोनों के बीच में। और अभी मोदी जी ने शिवराज जी के जन्मदिन पर जो ट्वीट किया है और जो शब्द उन्होंने शिवराज जी के लिए इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं राजनीतिक प्रेक्षकों को, कि इतना अच्छा तालमेल बढ़ जाना। और अमित शाह जो बहुत एग्रेसिव माने जाते हैं, एग्रेसिव पॉलिटिशियन माना जाता है, कि कहा जाता है कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई एग्रेसिव पॉलिटिशियन है तो अमित शाह है, उनके साथ भी उनका बहुत अच्छा सिस्टम बैठा हुआ है। तो ये खूबी जिसको हम कहते हैं कि आलू जैसी खूबी होना, जिसके साथ जाए वैसा मिल जाना, ये खूबी भी बिरले राजनेताओं में देखने को मिलती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मुझे तो ऐसा लगता है आजकल कि बस प्रधानमंत्री सोचते हैं और ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इतना ज़बरदस्त उनका ट्यूनिंग, उनका बॉन्डिंग देखने को मिल रहा है। बीच में उन्होंने कहा कि उनको प्रधानमंत्री में भगवान की छवि दिखती है। इस तरह का वक्तव्य कोई दूसरा मुख्यमंत्री कभी नहीं दे सकता, क्योंकि वो जानते हैं। और एक इस तरह का दूसरा देखिए आप, यानी अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मोदी ने अगर कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया है लोगों की ग्रीवेंसेस को सुनने का, शिकायतों को सुनने का, उनकी तत्क्षण दूसरे दिन आपको पता चलेगा कि शिवराज जी ने भी कर दिया यहाँ पर। तो इस तरह का ज़बरदस्त केमिस्ट्री जो है, जिस तरह की बॉन्डिंग उनकी मोदी के साथ हुई है, प्रधानमंत्री के साथ हुई है, जो कि चर्चा की बात थी एक ज़माने में कि मोदी क्या पसंद करते हैं शिवराज जी को या नहीं करते हैं। इस तरह की कई कहानियाँ मीडिया की सुर्खियों में रहती थी, लेकिन शिवराज जी ने उस सब को दरकिनार करते हुए, और आप देखिए मतलब बीजेपी योगी उस तरफ सारे अपने जिस तरह का नामकरण कर रहे हैं, लगातार परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे कि इलाहाबाद का हो रहा है, तमाम प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद का तो नर्मदापुरम हो गया, होशंगाबाद का, नर्मदापुरम हो गया, इधर हबीबगंज को कर दिया उन्होंने। तो कोई भी सरकार का, प्रधानमंत्री का जो एजेंडा है, चाहे फसल बीमा की मामला हो या कुछ भी हो, जल योजना हो, नल जल योजना में बहुत अच्छा काम हो रहा है मध्य प्रदेश में। कहना चाहती हूँ कि इन 2 सालों में एक और चीज मैं जबरदस्त देख रही हूँ, जो अभी उन्होंने देखिए, सरकार चुनावी मोड़ में आ चुकी है शिवराज जी, मुझे ऐसा दिख रहा है। 2 चीज़ें जो मुझे दिखती है कि उनका जो एजेंडा अभी मुझे दिख रहा है, वो ये दिख रहा है, या तो वो एक सरकार की जाने की वजह 2 लोग थे मोटे मोटे तौर पर, बीजेपी की जो पिछली सरकार गई थी, उसमें 2 सीट जो कम आई उसकी वजह, उसमें एक थे किसान और दूसरे थे कर्मचारी। उन्होंने दोनों को ही अपने एजेंडे में फिक्स कर दिया है। 17,000 करोड़ से ज्यादा तो वो किसानों को अभी तक दे चुके हैं। दूसरा जो डिफॉल्टर कर्मचारियों को माफ कर चुके, 31% डीए दे दिया है, 31% का डीए उन्होंने दे दिया है। तो वो शिवराज को आप जितना सहज मान रहे हैं, जितना मतलब नेक्स्ट डोर अपने लगते हैं, कि पड़ोसी अपने लगते हैं, मतलब इस तरह का एक अपन फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, वो तो कहते हैं कि मामा हूँ, मुख्यमंत्री ऐसा कहाँ लगता हूँ, हूँ। तो अपने घर के व्यक्ति लगते हैं। वो उतने ही पॉलिटिकली भी उतने ही इंटेलिजेंट, उतने ही शार्प हैं। उनको पता है सहज दिख के वो जिस तरह का वार कर सकते हैं राजनीति में डिप्लोमेटिकली, उसका बराबरी, उसकी सानी कोई मध्य प्रदेश का कोई नेता नहीं है। और आज आप देखिए कि बीजेपी में ही अगर हम लीडरशिप की बात करें तो ये सिंधिया का एरा एक अलग है, वो एक आने वाले कल के एक राइजिंग स्टार हैं बीजेपी के। लेकिन शिवराज के आसपास अगर आप देखते हैं तो शिवराज 1 to 10 आपको आज भी शिवराज ही दिखाई देते हैं। जोशी जी, आपने अर्जुन सिंह जी को बहुत नज़दीक से उनका कार्यकाल देखा और उस समय आप बहुत सक्रिय पत्रकारिता में थे। अर्जुन सिंह जी के बारे में कहा जाता था कि उनके ज़माने का जो विपक्ष होता था भाजपा का, वो लगभग अर्जुन सिंह जी के पास ही है। वो अर्जुन सिंह जैसा चाहते थे वैसा विपक्ष एक्ट करता था। सुंदरलाल जी पटवा हों, कैलाश जोशी जी हों, या विक्रम वर्मा जी हों, बाबूलाल गौर हों, ये चारों नेता अर्जुन सिंह जी के व्यक्तिगत मित्र होते थे और दाऊ साहब से कभी भी बाहर नहीं गए। आज फिर वही सिनेरियो बन गया। अब कांग्रेस से भी ये कहने लगे हैं कि कमलनाथ जो हैं वो शिवराज जी की बात नहीं डालते। और ये तो देखने को मिला अभी आपको, जब दिग्विजय सिंह धरना देने के लिए मुख्यमंत्री निवास के बाहर बैठने वाले थे, तब कमलनाथ ने किस तरह से उनके साथ बातचीत की और वो सारे मामले को निपटाया। तो अब विपक्ष से उनके वही ऐसा लगता है कि शिवराज जी की जो मोहनी है वो कमलनाथ और कांग्रेस पे भी चलती है। बिल्कुल। शिवनाथ सरकार कहा जा सकता है। ये विपक्षों के साथ भी इतना बढ़िया तारतम्य जमाना
ये भी एक राजनीति की सुघड़ पाठशाला है, ये सुघड़ गुण है कि विपक्ष जो आपके खिलाफ सदैव एग्रेसिव रहे उसको भी आप अपना बना लें। बिल्कुल। तो जयश्री जी, लेकिन एक बड़ी चुनौती जो है वो है 10% वोट बढ़ाने की। बीजेपी को कहा गया है, टारगेट दिया गया है राज्यों में कि आपको जो पिछले चुनाव में जो परसेंटेज वोट आया है उससे 10% वोट बढ़ाना है। संघ का ये लक्ष्य है, संघ ने दिया है लक्ष्य। क्या ये शिवराज जी के नेतृत्व में बीजेपी ये लक्ष्य हासिल कर पाएगी? जी हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से आदिवासियों के बीच वो काम हो रहा है और जिस तरह से ब्लॉक लेवल पर बीजेपी ने अंदरूनी तौर पर संगठन के स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है, और सरकार अपने स्तर पे जिस अलग अलग तरीके से हमने भी बात की कि कर्मचारी हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, इनके लिए जो अलग अलग पैकेजेस, दूसरा ओबीसी वाला जो आरक्षण का मामला है आप उसको भी देखिएगा, तो उसको भी वो जिस तरह से मैनेज कर रहे हैं। और पंचायत चुनाव में हमने वो देखा कि पहले बीजेपी ने क्या स्टैंड लिया, सरकार का स्टैंड पहले क्या था, बाद में उनको समझ में आया कि ये चीज़ अपने पे ही अटैक हो सकती है, काउंटर अटैक करने के चक्कर में उन्होंने उस चीज़ को जिस तरह से विड्रॉ किया और वापस आरक्षण के बाद पंचायत चुनाव की बात हो रही है, तो आप देखिए वो अलग अलग सेगमेंट पे, अलग अलग लेवल पर जिस तरह से चीज़ों को मजबूत करने में लगे हुए हैं, अपने उस कमज़ोर कड़ियों को ताकत देने में लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि बीजेपी के लिए मुश्किल ना होने का कारण ये भी लगता है कि कांग्रेस बुरी तरह से बिखरी हुई, संघर्ष करती हुई और बहुत ही क्या कहते हैं ना, नैतिक बल उसका जब कमज़ोर हो चुका है, इतनी सारी यूपी की बहुत ज़बरदस्त बुरी हार के बाद, उत्तराखंड, गोवा, यस, खासकर उत्तराखंड में माना जा रहा था कि कांग्रेस वापसी करेगी। तो इस तरह से जिस तरह का एक मॉरल ग्राउंड पे जिस तरह से एक डिफिटेड फील कर रही है कांग्रेस, उसके बाद तो कोई मुझे मुश्किल नहीं लगता कि 10% वोट बढ़ाना। और जब संघ की इतनी बड़ी ताकत बीजेपी, क्योंकि संघ का भी विस्तार शासनकाल में बहुत ज़बरदस्त हुआ है शिवराज जी की, तो मुझे लग रहा है कि इतना मुश्किल नहीं है। जोशी जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर क्या शिवराज को दूर दूर तक कोई चुनौती दिखाई दे रही है आपको? अभी तो कोई चुनौती नहीं है। उसके 2-3 कारण है कि पिछले 15 साल 14 साल का जो उनका शासनकाल है, पार्टी के भीतर तो कोई ऐसा व्यक्तित्व उभर के आया नहीं, और जिनने भी कोशिश की तो हाईकमांड से उनको कोई अनुमति नहीं मिली। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रवेश के बाद जिस तरह से समन्वय बना के वो राजनीति चला रहे, जैसा जयश्री ने बताया, और उसके कारण अभी जो पार्टी के अंदर संगठन के भीतर जो उनका समन्वय चल रहा है, अभी लगता नहीं है। कल की तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हाँ, राजनीति में कब क्या हो जाए आप कह नहीं सकते। अभी जैसा लगता है जैसे आडवाणी जी और अटल जी के साथ उनका जैसा समन्वय था, वैसा ही समन्वय आज उनका नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ है। नड्डा जी के साथ भी वैसे ही समन्वय है। पार्टी के पदाधिकारियों, राष्ट्रीय स्तर पर या मध्य प्रदेश स्तर पर, और सरकार के अंदर काम करने वाले मंत्रियों में या विधायकों से उनकी व्यक्तिगत जो संवाद है, उसमें लगता नहीं कि वो उनका कोई चुनौती देने वाला नहीं। जैसे महिलाओं में और युवतियों में, बच्चियों में तो उनकी यूएसपी पहले से ही बहुत मजबूत रही है। लाडली लक्ष्मी योजना के कारण या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कारण एक मामा वाली जो उन्होंने छवि बनाई थी वो तो उनकी आज भी कायम है। लेकिन बिरसा मुंडा और टंट्या भील के ज़रिए उन्होंने जो आदिवासियों में घुसपैठ बनाने की कोशिश की, क्योंकि पिछला चुनाव जो हुआ था 2018 में, उसमें आदिवासी क्षेत्रों की सीटें कांग्रेस ने ज़्यादा जीती थी, बीजेपी को नुकसान हुआ था। और जो उस तरह से उन्होंने ओबीसी का कार्ड खेला और जिस तरह से ओबीसी के लिए वो सामने आए, खुद वो बड़े ओबीसी नेता हैं शिवराज जी, उसके बाद लगता है कि उन्होंने ये जो अपनी कमी पूरी, किसान और महिलाओं में तो वो पहले से ही लोकप्रिय थे, लेकिन ये आदिवासी और ओबीसी वाला भी उन्होंने एक कॉकटेल बनाकर एक पूरा बुके बना लिया है अपनी जीत की सुनिश्चित करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि, और जिस तरह से जयस की जो ताकत वहाँ बढ़ रही है और जिस तरीके से बीजेपी और उसको काउंटर करने में लगी हुई है रणनीतिक तौर पर, उसका जो काउंटर दिख रहा है अपने को कि लगातार शिवराज का वहाँ जा पाना और लगातार उनकी एक्टिविटीज़ आदिवासियों के बीच में, और जयस के मतलब रिफ्ट, जयस के ही 2 टुकड़े होना, इस तरह की जो चीज़ें बार बार आती है बाहर, या जिस तरह की चीज़ें हो रही है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि शिवराज बहुत फोकस्ड हैं और वो चुनाव की तैयारियों में जुड़ गए हैं अपने जन्मदिन के बाद से ही। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। आप देख रहे थे डीजन न्यूज़ का खास कार्यक्रम बुलडोज़र मामा, और एक छवि शिवराज जी ने बनाई है और जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है और शर्तिया ऐलान किया है कि जो भी
अपराध करेगा, माफिया करेगा और ख़ास तौर पर जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करने की कोशिश करेगा उसे 10 फीट ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा, उसका घर मकान नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो ये शिवराज का एक नया तेवर है। ऐसा लग रहा है कि शिव ने अपने राज्य में तीसरा नेत्र खोल लिया है। माफिया अगर सावधान नहीं हुआ तो निश्चित रूप से उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। देखते रहिए DGNA न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।